आपने जेल भी संभाला, हम्म। वहाँ अनुभव कैसा था? मुझे यही लगता है कि हमारे देश में गुनहगार जो है ना, उसकी भी एथिक्स है। हम्म, उसको पता है ये जेल में मैडम इंचार्ज हैं, ये पैसे नहीं खाती हैं, ये जेल के सुधारना के लिए कुछ काम कर रही है। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, पर ये अजमल कसाब और याकूब मेमन का फांसी देना जो था वो मेरे लिए थोड़ा कठिन गया। कसाब से आमना सामना हुआ? कितनी बार। तो जैसी उसकी इमेज है बाहर, ऐसा ही था? नहीं नहीं, जेल में आके ना वो जो उसका वो जो वीटी वाला याद है आपको, वो बिल्कुल जो याद है, ऐसे लेके घूम रहा बिल्कुल। था, हम्म, ना भयानक दानव जैसा था। हम्म। नहीं, उसका टोटली चेंज्ड वर्जन। और मैंने बुक में लिखा है, मुझे तो चाइल्ड टेररिस्ट जैसा लगा। उम्र भी उसकी बहुत कम थी जब हाँ। पकड़ा गया था। पर जो टीवी में और जैसे इन्होंने लोग मारे हैं, मतलब ये तो इजराइल और हमस इसे हम्म, जैसा। आप चूंकि कई बार मिली, कोई पछतावा कभी दिखा? मुझे तो पछतावा ही दिखा। ही दिखा? ऐसा क्यों कहती हम्म, हैं आप? उसकी आंखों में लॉस्ट। तो इट वाज ए लाइफ लॉस्ट, यंग लाइफ लॉस्ट, बट देन ही हैड टेकन इनोसेंट लाइव्स। तो बहुत ना स्ट्रेंज सा सिचुएशन था वो। वही मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को आपको जेल के बाहर पकड़ना होता है, धरपकड़ करनी होती है, उन्हीं लोगों के साथ जब आप जेल में होते हैं, आप अधिकारी के तौर पर और कैदी के तौर पर, तो रिश्ते एक हद तक बदलते भी होंगे। आप उनके सुधार के लिए सोचते हैं, आप उन्हें रिफॉर्म करने की सोचते हैं, आप सोचते हैं समाज में वापस जाएं अच्छे बनकर। लेकिन कसाब का मामला खैर दूसरी तरह का था। हमें नहीं मालूम, हमें तो या तो वकील साहब ने बताया, उज्जवल निकम ने, कि वो बिरयानी मांग रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम्म, गलत। बाद कोई उन्होंने ना कहा गलत उसने है। मांगी, हम्म, ना हमने कभी दी। हम्म, और इस हिसाब से जो कारागृह विभाग के अधिकारी कर्मचारी ना काफी सतर्क रहते हैं। बीच बीच में ऐसे हम्म, इंसिडेंट्स होते हैं, स्कैंडल्स भी होते हैं, हम्म। बट नो सिंपैथी फॉर टेररिस्ट। और उनको तो महाराष्ट्र में तो भी है वो ना, अंडा सेल बोलते हैं, अंडा सेल बिल्कुल उसमें अलग जो होती बिल्कुल है। अलग रखते हैं। हाँ। तो उनसे बात करने का अधिकार कैसे होता है? सुपरिंटेंडेंट को होता है। जो आप थी और वहाँ, नहीं, मैं तो आप सीनियर तो थी। सीनियर थी। और तो आपने कभी वैसे बात की जाके, कभी वन बहुत टू वन? बार। कुछ बताइए। नहीं, वो तो हर चीज तो क्योंकि शेयर नहीं हो हर सकती चीज मत है। बताइए, हाँ। कुछ बताइए। नहीं। अब तो वो वैसे भी केस बंद ही हो चुका है। नहीं, उसके बारे में मैं ना तो याकूब मेमन का मैंने थोड़ा सा लिखा है कि वो बड़ा बहुत पढ़ा लिखा था वो तो हाँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट था। हाँ, और उसका जो ये कहना था कि मैंने मेरी बेटी कभी उठाई नहीं, मेरी बाजू में नहीं ली, हाँ, हाँ। ऐसा वो एक्सप्रेसिव था, बोलता था। अच्छा। हाँ, अजमल कसाब बहुत चुप था, खोया हुआ था। मुझे तो बहुत पश्चाताप दिखा उसमें। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी कहा गया कि भाई अजमल कसाब तो एक बड़े प्लान का छोटा हिस्सा था, एग्जीक्यूट करने वालों में था। लेकिन याकूब मेमन ने जो कुछ किया, उसके पीछे उसकी समझ भी थी, उसके पीछे मुंबई के माहौल उस वक्त के भी थे। और फिर वो तो बड़े लेवल पर चला गया। तो वो बोलना जानता भी था, पढ़ा लिखा भी था। लेकिन उससे भी कई बार मुलाकात हुई आपकी? हाँ, बहुत बार हुई। उसमें कोई पछतावा? इस बारे में तो बात नहीं हुई, फैमिली के बारे में। और उसको बहुत होप थी कि वो हम्म, कोर्ट की वजह से, आपको पता है ना, लास्ट मिनट भी बिल्कुल। रात को सर्वोच्च कोर्ट न्यायालय खोली गई। खुला था। हाँ। आप सहमत हैं इन चीज़ों से कि ऐसा होना चाहिए कि हम, मतलब लोगों में ये एक सवाल है हमेशा कि ये तो आतंकवादी हैं, तो हम इनके लिए इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हैं, रात को कोर्ट खुलवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ट्रायल जल्दी करो, खत्म करो, जब पता ही है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ट्रायल बहुत देर से हो रहा है, उसको तो कुछ करना चाहिए। अगर 5 करोड़ आप केस हैं, अभी आया आंकड़ा। हाँ सोचिए। हम्म, परंतु मुझे ये भी लगता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटिशन, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आप मेरे से पूछें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की न्यायालयीन जो पद्धत है, उसमें जो मेन प्रॉब्लम क्या है आज की, और जिससे देश में एक तरह का आतंकवाद है, वो ये है कि हमारी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन भी ट्रायल पे 5 साल बाद आती है, और उसका जो निकाल है, कन्विक्शन या एक्विटल, वो 8 से 10 साल में। अगर ये प्रोसेस आप 1 साल में कर दें कि ट्रायल खत्म कर दें, चलो दूसरे साल आप उसमें
कन्विक्शन या एक्विटल या साबित हो गया केस या नहीं हुआ करें, तो देश की परिस्थिति इतनी सुधर जाएगी, देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी। तो ये सबसे बड़ा, अगर आपका चैनल इस पे आवाज उठाए तो उसके लिए क्या है, जजेस चाहिए, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पुलिस चाहिए। अब तो बहरहाल मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सीरियस है इसे लेकर, और अब तो हर जगह से आवाज़ उठने लगी है कि हम बड़ा फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि लोगों में भरोसा है कोर्ट को लेकर। लोग कहते ही हैं भाई तुझे कोर्ट में देख लूंगा, तो जाहिर है वो हथियार उठाकर बदला नहीं लेना चाहते, कोर्ट जाना चाहते हैं। लेकिन फिर जो कोर्ट में जाता है वो उसके लिए भी सज़ा जैसा हो जाता है, जिसके खिलाफ है उसके लिए भी सज़ा जैसा हो जाता है, तो सब फंस कर रह जाते हैं। अब मेरे कुछ आखिरी सवाल हैं पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में। हम देखिए, आपने जो काम वैसे किए, जो आपको करने थे, वो तो हम तक कम पहुँचे, ये ज़्यादा पहुँचे कि अजमल कसाब वाला किस्सा हुआ, याकूब मेमन वाला किस्सा हुआ, ये सब हुआ। और आपने चैलेंजेस इतनी तरह के फेस किए, मतलब हमें नहीं मालूम पुलिस के कितने तरह के काम होते हैं, लेकिन आपकी किताब पढ़कर ही पता चलता है कि पुलिस पोर्ट पर भी काम संभालती है, फिर वो सड़कों पर क्रिमिनल्स को भी संभालती है, क्राउड को भी मैनेज करती है, जेल को भी मैनेज करना पड़ता है, और भी जाने क्या क्या होता होगा जो हमें नहीं पता। वहाँ कोई घुसे तो पता चले। जैसे मीडिया में भी बाय द वे लोगों को लगता है एंकर और रिपोर्टर ही होता है, पर ऐसा नहीं होता, यहाँ बहुत तरह के काम होते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ उस वक्त जेल का माहौल, वो इसलिए मुझे ज़्यादा पूछने में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं मीडिया में आ चुका था और हम तक खबरें आ रही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है। आप जिम्मेदारी संभाल रही थी क्या उस दिन जब फांसी हुई? किसकी? कसाब की। हाँ, उस दिन तो मेरी जिम्मेवारी थी। और इतना देखो ऐसा था कि उसमें मुंबई पुलिस इन्वॉल्व थी, होम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था मुंबई का, और प्रिजन के अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी येरवड़ा की, आर्थर रोड जहाँ से उसको लाया गया वो इन्वॉल्व थे, मैजिस्ट्रेट, मेडिकल ऑफिसर रखना जरूरी था। फिर भी ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई। सिर्फ एक रिपोर्टर ने मुझे पूछा कि आपने कसाब को आर्थर रोड से येरवड़ा शिफ्ट किया है क्या? उससे भी ये कल्पना नहीं थी कि इसको फांसी मिलेगी। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर अल्टीमेटली हम इसको बिल्कुल क्वाइटली कर पाए क्योंकि बहुत अच्छा टीम वर्क था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का टीम वर्क था, और हर किसी को ये लग रहा था कि 200 से ज़्यादा लोगों की जान ली है, तो जो भी हम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, नागरिकों के लिए कर रहे हैं। तो इस भावना से ये हम इतना सीक्रेटली कर पाए कि नेक्स्ट डे और अगले हफ्ते तक लोग मुझे बोलते रहे, यहाँ तो बोलते थे कि वो पहले ही मर गया था, आपने नाटक किया, यहाँ बोलते थे वो अभी जिंदा है। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि देश में इतना सीक्रेटली किसी आतंकवादी को फांसी दी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत प्रशंसनीय। आपको तारीफ मिली भी होंगी बाद में? नहीं, मुझे पर्सनल नहीं, आपकी टीम को ही। हाँ, क्योंकि हाँ नहीं पता चला, और बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा काम था। और आपका मीडिया तो बहुत नाराज था हमारे। हाँ बिल्कुल नाराज था, होना भी था उसे, क्योंकि हम तक बातें पहुंच रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि फांसी हो रही है। फिर जेल में दफना देते हैं। अब ये मैं इसके बारे में, अच्छा वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। और याकूब मेमन, उसके बारे में तो और ज्यादा परेशानी थी लोगों को, क्योंकि इतने साल हो गए थे, पुलिस लगी रही उसे पकड़ने के लिए, और मीडिया तो सारे देश से वहां आ गया। नागपुर पुलिस को 144 लगाना पड़ा, धारा 144 जेल। इसलिए सीक्रेटली करते हैं, इसलिए सीक्रेटली करते हैं। तो पर ये फांसी एक ऐसा गंभीर फाइनल है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा उछलना या मीडिया हाइप करना भी उचित नहीं है। बिल्कुल। एंड वी ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द डेड। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसमें एक इशू जो हो गया था, जो मैंने इस बुक में भी डिस्कस किया है, कि किसी ने मुख्यमंत्री साहब को बोल दिया कि अरे वो तो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है और अभी टीवी पे दिखा रहे हैं। ओहो। तो हम लोगों को बहुत वैसे ही स्ट्रेस होता है, फांसी देना कोई इजी काम नहीं है, और स्ट्रेस हो गया। हमने सारी बिल्डिंग्स आसपास की चेक की थी, किसने बना लिया? हाँ, कि किसने बना लिया। वैसे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखते कभी भी, किसी का भी नहीं रखते। वही जो आप कह रहे हैं कि मृतक के प्रति सम्मान उन क्षणों का वैसा होता है। आप बार बार जेल का जिक्र कर रही हैं, आप ही के दौर में संजय दत्त भी गए थे। मैं नहीं जिक्र कर रही, आप कर रहे हैं जेल का। नहीं, हाँ मैं ही कर रहा हूँ और आपसे कर रहा हूँ। मुझे, क्योंकि मैंने जो पढ़े आखिरी कुछ पन्ने मेरे रह गए। हाँ ये लिखा भी है, संजय दत्त भी आप ही के दौर में गए थे। वाह,
बड़े नामी गिरामी लोगों ने जेल देखी है आपके टाइम। पर मैं आपसे एक कहना मांगूंगी और आप हमारे व्यूअर्स को भी समझना चाहिए कि जो 95% गुनेगार हैं, 95% जी। जो गुनेगार जेल में हैं, वो सराइत गुनेगार नहीं है। ये लेस देन 5% होते हैं जो उनको बाहर छोड़ा नहीं कि घर फोड़ी, बाहर छोड़ा नहीं तो चेन कुछ ना कुछ करके स्नैचिंग। वापस। हाँ, अच्छा, बाकी 95% आप ये कह रही हैं वो लौटते नहीं हैं, वो लौटते भी नहीं है और पछतावा, उनको पछतावा हो रहा होता है होता और है। इन द हीट ऑफ इमोशन कुछ हम्म। कर बैठते। पर संजय दत्त को लेकर बहुत खबरें आती थी, आज आटा मान रहे हैं, आज पौधे लगा रहे हैं। ये मीडिया तो कहता था आप उसको ड्रग सप्लाई करते हो, अरे आप उसको खास खाना देते हो, आप उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो। खास खाना नहीं देते? बिल्कुल नहीं। कब कब देते हैं जेल में? त्योहार पर देते हैं? नहीं, पर एक बात है आपको मैं बताऊं, वो जब आया था जेल में तो वो एक स्पेशल ऑर्डर लाया था, मैंने बुक में बोला है कि होम फूड। हाँ हाँ, वो तो कोर्ट से मिलता ही है। नहीं, पर वो भी हमको समझना चाहिए, होम फूड आपको कब मिलता है? जब आपका ट्रायल चल रहा हो, आप अंडर ट्रायल हैं। ओहो, जब आप दोष सिद्ध हो गए उसके बाद नहीं मिलता। तो वो हमने ऑर्डर चैलेंज किया, हमने वो ऑर्डर कैंसिल कराया। ये सब भूल के मीडिया हमको एलिगेशन अच्छा, कर रहा है कि आप उसको खाना, आप लोगों ने उसे चैलेंज किया और रद्द करवाया वो ऑर्डर। क्या दिक्कत थी कि जो घर का खाना मिले, तो जेल में तो है ही। अरे इतने कॉन्विक्ट्स हैं, अगर आप संजय दत्त को घर सब का आएंगे। खाना दो तो सबको दो।